नमस्कार विद्यार्थियों, आज आप लोगों को स्वर संधि के आधार पर संधि का नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। क्या नाम है? दीर्घ स्वर संधि। इसके पहले आप लोगों को क्या पढ़ाया गया? संधि किसे कहते हैं, ठीक, संधि की परिभाषा, संधि क्या है, संधि बना कैसे है, फिर उसके बाद उसका विपरीत भाग विच्छेदन प्रक्रिया के बारे में भी आप सभी लोग जाने कि विच्छेदन प्रक्रिया किसे कहते हैं, माने संधि क्या है, विच्छेद क्या है। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक नई टॉपिक पढ़ी थी, क्या? संधि के प्रकार। क्या पढ़े थे? संधि के प्रकार। जब संधि के प्रकार पढ़े तो उसी के आधार पर अब मैं आप लोगों से 2-4 प्रश्न पूछ सकता हूँ। चलिए, पहला प्रश्न आप बताइए, संधि के प्रकार में संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं? 3। संधि के कुल 3 प्रकार हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के प्रकार 3 कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए, इसके बाद एक और प्रश्न, स्वर संधि का अपर नाम क्या है? स्वर संधि को अच संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कुल 9 स्वर हैं और व्यंजनों का कहीं भी समावेशन नहीं है, इसलिए स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। इतना समझ में आया? फिर आइए अगला हम बढ़ते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे के पूरे 33 व्यंजन माहेश्वर सूत्र के 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक जितने भी 33 व्यंजन है सभी का समावेशन है, कोई भी स्वर उसमें समावेशित नहीं है, ठीक। इसलिए व्यंजन संधि का नाम क्या पड़ा? हल संधि पड़ा। समझ नहीं आता था? गीते चल, केहू के कैसे समझ में आवे चले, ठीक है। अगला तीसरा संधि का नाम क्या था? विसर्ग संधि। फिर उसके बाद स्वर संधि किसे कहते हैं, बताया गया था नहीं बताया गया? हाँ। उसके बाद आप लोगों को पहला टॉपिक पढ़ाया गया, क्या? स्वर संधि पढ़ाया गया। स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं तो आप लोग को पता है, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होना स्वर संधि कहला। स्वर धन स्वर, स्वर संधि। समझ आ रहा है नहीं? जब दो स्वर वर्ण परस्पर रूप से एक साथ आते हैं तब उन्हीं का मेल करा करके स्वर संधि का निर्माण कराया जाता है। समझ में आया? स्वर संधि वही होती है जब पहले शब्द के अंतिम में स्वर हो और दूसरे शब्द के पहले में स्वर हो, तभी जाकर के स्वर संधि का निर्माण होता है। बात समझ में आया? अब आगे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है आज स्वर संधि। हाँ, एक बात और बताई गई कि स्वर संधि के कुल कितने प्रकार हैं? 8। स्वर संधि में कुल कितनी स्वर संधियां हैं? 8 हैं ना। चलिए बताइए नाम। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या है? गुण स्वर संधि। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां प्रकृति भाव स्वर संधि। समझ में आया? चलिए आगे, ये सब देखिए आप लोगों को याद रहना चाहिए, ये सब कॉमन प्रश्न है, ठीक है। अगर आपको यह कॉमन प्रश्न मतलब ये सब सामान्य प्रश्न है, पूछा ही जाता है। जैसे आपसे अगर पूछ दिया गया, अच्छा आप बताइए स्वर संधियों में कुल कितने प्रकार हैं, तो क्या बताएंगे? 8 प्रकार हैं। अच्छा, ये भी जान गए आप। अगला प्रश्न मान लीजिए पूछ दिया गया कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? आकाशवाणी दीर्घा। और आप लोगों को एक नई जानकारी हम बताए थे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र जो है आकाशवाणी दीर्घा। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? आकाशवाणी दीर्घा। और ये 101वें नंबर का सूत्र है।
6 1 101 का मतलब समझते हैं क्या? चलिए हाँ, महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के पहले पाद का 101वां सूत्र है। कौन सा? सूत्र का नाम क्या है? अकसवणे दीर्घा। यह किसका सूत्र है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि ही है। ये स्वर क्यों लगाया गया? क्योंकि आप लोग बहके ना, भूले ना कि दीर्घ संधि को हम व्यंजन में न लेके चले जाएं, व्यंजन के भेद में कहते दीर्घ संधि नहीं, दीर्घ स्वर संधि हमेशा याद रहेगा। दीर्घ संधि कौन सी संधि है? स्वर संधि की एक भेद है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि क्या है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसी का ऑपरेशन किया जाए। अकसवणे दीर्घ, जब ध्यान से समझना, ये दीर्घ स्वर संधि का सूत्र अकसवणे दीर्घ है। तो ये अकसवणे दीर्घ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये जाने अकसवणे दीर्घ का मतलब क्या होता है। तो देखिए लिखा है पहला अक, क्या लिखा है? क्या लिखा है? अकह लिखा है। ठीक, ये देखिए अक एक प्रत्याहार होता है। क्या होता है भैया? बोलो, अक एक प्रत्याहार है। अब माहेश्वर सूत्र कौन बताएगा? चलिए श्वेता बताएगी। बताओ माहेश्वर सूत्र बताइए। हाँ बैठिए। कुल कितने हैं? 14 हैं। जब आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ केवल समझने के लिए। आ ई उड़, दूसरा क्या है? री लिरिक, तीसरा क्या है? ए ओंग, और चौथा क्या है? आय आओ च। ठीक है, आय आओ। क्लियर? अब कह रहा है अक प्रत्याहार। तो ये देखिए आयुड़ का अ ले लिए और ऋलिक का क। आयुड़ के अ से हम लिखना प्रारंभ किए। ये देखिए अक है ना, अ ई उ री। ये देखिए अ ई उ, ये तो लिखेंगे नहीं, बोलो। री लिखे, री लिखे, लेकिन क नहीं लिखेंगे। इस संज्ञक वर्ण है, बताया गया है ना। तो इसके आधार पर अक प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आए? 4 आए। अक प्रत्याहार अच में 9 आते हैं। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आए? 4। कौन कौन? अ ई उ री। क्लियर? अब एक बात आप जान जाइए, जब कहीं भी हाँ सॉरी, एक री भी है ना, हाँ एक यहाँ पे ये 5वां बढ़ जाएगा। ठीक है, अब प्रत्याहार को कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। अब एक बात आप लोग यह जान जाइए, जब भी कहीं पे अक नाम आए, क्या नाम आए? अक। क्या नाम आए? तो अक का मतलब आप तुरंत समझ जाइएगा, अ ई उ री ली। अ ई उ री ली। क्यों समझेंगे? क्योंकि अक आयुड़ का अ और ऋलिक का क, इन दोनों को मिला करके प्रत्याहार बना अक। और इन्हीं प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कुल कितने वर्ण हुए? 5। कौन कौन? अ ई उ री और री। तो कहीं भी अगर आपको ये अक नामक प्रत्याहार दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे अ ई उ री और री। ठीक है ना? फिर देखिए अक प्रत्याहार। ये अक प्रत्याहार जब भी आपके आंखों के सामने ये अक दिखलाई देगा, आप तुरंत समझ जाएंगे, ये इसका चेहरा छपने लगेगा, अ ई उ री ली। क्योंकि अक में कुल कितने वर्ण आते हैं? 5 आते हैं। शुरू का पहला सूत्र और दूसरे सूत्र में ही देखिए सब 5 अक्षर का समावेशन है। तो अब देखिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि आपको एकदम देखिए दृष्टिगत किया जा रहा है। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है अकसवणे दीर्घ। ये अकसवणे दीर्घ का मतलब क्या है? तो सूत्र विश्लेषण माने सूत्रों का देखिए लेखा जोखा
अब सूत्रों के लेखा जोखा देखिए कुल तीन शब्द है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो अकह का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया अक, अकह माने अक, तो अक एक क्या बन गया, प्रत्याहार। अक एक क्या है, प्रत्याहार है। तो हम सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि माहेश्वर सूत्र में अ कहाँ है और क कहाँ है। जब भी कोई अक्षर का प्रत्याहार बनाया जाता है तो प्रत्याहार बनाने के लिए हमें दो वर्णों की आवश्यकता होती है। कितने वर्णों की, दो वर्णों की आवश्यकता होती है। और महर्षि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्रों में वर्णों की संख्या कुल 42 है। कितनी है, उनमें से कुल 14 इस संज्ञक वर्ण है। अपवाद के रूप में 15 इस संज्ञक वर्ण माने जाते हैं, वर्णों की संख्या 43 मानी जाती है, वो बात अलग है। फिलहाल हम केवल कॉमन चीज पढ़ते हैं। सामान्य रूप से महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित ये 14 प्रकार के सूत्रों में कुल वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे 42। 42 वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला सूत्र और पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। यही तो महर्षि पाणिनि इस 14 प्रकार के सूत्रों में दो विभाजन है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वरों में कुल कितना है, स्वर में 9 है और व्यंजनों में कितने हैं, 33 हैं। 33 और 9 42 वर्ण। 42 वर्णों में इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, 14 है। 15 तो माने जाते हैं, 15 कहे जाते हैं अपवाद के रूप में, वो जो लड़ मध्य संघ का यहाँ जो होता है उसको रखते हैं। अभी 14 होते हैं, आयुर से लेकर के हर तक में 14 माहेश्वर सूत्र के इस संज्ञक वर्ण है। ठीक, अब जितने भी प्रत्याहार बनाए जाएंगे, प्रत्याहारों की संख्या कुल कितनी बनती है, वो भी 42 होते हैं। 42 प्रत्याहार, 42 प्रत्याहारों, ध्यान दीजिएगा, प्रत्याहार तो 42 बनाए जाते हैं, लेकिन इस संज्ञक वर्ण केवल 14 ही लिए जाते हैं। जैसे ये देखिए क है, क्या है, क है ना, ये क एक क्या है, व्यंजन है, प्लस इस संज्ञक वर्ण है, प्लस क्या है, इस संज्ञक वर्ण है। अब देखिए इसी क इस संज्ञक वर्ण को हम लेंगे जब, तो यहाँ पे अगर हम अ कर दिए, ये देखिए अगर हम अ कर दिए तो अक हो गया, क्या हो गया, अक हो गया। अब इसी क रूपी इस संज्ञक वर्ण को ले लें, यहीं पे ई लिख दिए, तब पर भी तो इक प्रत्याहार हो गया। तो एक इस संज्ञक वर्ण से 2-3 ठो भी हम ले सकते हैं, तब जाकर के 14 माहेश्वर सूत्र के 14 इस संज्ञक वर्णों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया गया। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने मेन टॉपिक पे रहते हैं। कह रहा है कि अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं। ये देखिए आयुड़ का अ, रील आयुड़ अ ई उ 3, रील री 3 2 5। ये देखिए अ ई उ रील री, ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत कुल कितने वर्ण आए, 5। अ ई उ रील री, ये देखिए अ कहाँ पड़ रहा है, इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों अ का आ, ई का ई, उ का उ और री का री का भी बोध होता है। समझ में आया। और ये भी लरी बची है, ध्यान दीजिएगा, अभी इसका आगे जिक्र किया जाएगा, ध्यान समझिएगा। अभी ये समझ में आएगा अका का मतलब, अका का मतलब समझ में आया। अका माने आ ई उ रील री, अक प्रत्याहार। अब आइए सवर्णे का अर्थ समझते हैं। किसका अर्थ, सवर्णे का। सवर्णे का अर्थ देखिए लिखा है सवर्ण अक। सवर्ण अक का मतलब ये अक के बाद, ये देखिए पहले शब्द का अंतिम बता रहा है, ठीक है, और ये क्या कह रहा है, दूसरे शब्द का पहला। समझते रहना, पहले शब्द का अंतिम ये अक हो गया। और सवर्णे का मतलब यह है कि कराए अगर पहले शब्द के अंतिम में अ ई उ रील री आए, उसके बाद सवर्णे माने इसी के समान। ध्यान दीजिएगा, अ ई उ मैं बता रहा हूं, समझते चलिए। पहला शब्द, ठीक है, पहले शब्द के अंतिम में क्या क्या कहा जा रहा है, अ ई उ री और ली, ठीक। फिर सवर्णे कहा, सवर्णे का मतलब इसी के समान अगर यहाँ पे फिर आ जाए, अ ई उ री और ली, आप लोगों को पता होगा कि इसमें से एक ही आएगा और इसमें से भी एक ही आएगा, लेकिन कह रहा है सवर्ण हो।
सवर्ण का मतलब अगर पहले शब्द के अंतिम में अ आ जाए तो दूसरे शब्द के अंतिम में, दूसरे शब्द के पहले में भी अ ही आए। अब समझ में आया, यही सवर्ण है। सवर्ण का मतलब समान वर्ण, समान वर्ण। अगर पहले शब्द के अंतिम में ई आ जा रहा है तो दूसरे शब्द के पहले में भी ई आना चाहिए, चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, उससे मतलब नहीं है, ई आना चाहिए। अगर पहले शब्द के अंतिम में उ आ जाए तो दूसरे शब्द के पहले में भी उ आना चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर री, री, यही देखिए सवर्ण है। कह रहे हैं कि अगर पहले शब्द के अंतिम में अक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, जैसे मान लेते हैं, देखिए जैसे लिखा है, जैसे देखिए यहाँ लिखा है ना, ये देखिए आद्य धन अपि, क्या लिखा है? आद्य धन अपि। अब देखिए अका सवर्णे दीर्घ, सूत्र देखिए क्या कर रहा है, अका सवर्णे, अका माने ये देखिए आद्य का अ मिला, मिला नहीं मिला, इसे तोड़ दें, तोड़ देते हैं। देखिए अ लिख दिए और अगर दिया हलंत कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? अ, और इधर अपि मिला नहीं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, हमें पहले के अंतिम में देखना है और दूसरे के पहले में देखना है। सूत्र क्या कह रहा है? अका सवर्ण दीर्घ, अका का मतलब अ, पहले शब्द के अंतिम में अ आए और सवर्णे माने उसी के समान दूसरे के पहले में भी आ जाए। ये देखिए आया कि नहीं आया? और कह रहे हैं अगर पहले शब्द का अंतिम में जो अक्षर आएगा स्वर, उसके बाद दूसरे के पहले में जो स्वर आएगा, उन्हीं दोनों का वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ये देखिए लिखा है दीर्घ। आप समझ में आया? अब देखिए ये अ आया, ये देखिए अद्य का अ और अपि का अ। अब देखिए अका का अ और उसके सवर्णी, ये अ का सवर्ण आया अ, दोनों मिलकर के क्या हो गया? दीर्घ। दीर्घ का आ। अब समझ में आया? ये देखिए इधर सवर्णे का मतलब हो गया सवर्ण अक अ इ उ ऋ री आने पर, दीर्घ का मतलब हो गया दीर्घ आदेश। दीर्घ आदेश माने, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे, ये आदेश माने, आदेश का मतलब जहां आदेश लिखा रहे व्याकरण में, संस्कृत में, वहां आप समझ जाइए कि महर्षि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, किसी न किसी ने जो कुछ कहा है उसी को क्या कहा जाता है? आदेश। तो ये पाणिनि कह रहे हैं ना का सवर्ण दीर्घ, तो पाणिनि ने कहा कि अगर अक के बाद कोई उसके समान वर्ण, अक का मतलब समझा ना? यस सर। अक का मतलब चाहे अ के बाद, चाहे ई के बाद, चाहे उ के बाद, चाहे री के बाद, चाहे ई के बाद, कोई भी उसी के समान अगर वर्ण आए तो उनका क्या हो जाता है? दोनों मिलकर के दीर्घ बना दिया जाता है। क्लियर हुआ? यस सर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सस्ता है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे, अब जो अभी लरी ये बची थी वो यहाँ पे देखिए बताई जा रही है क्या कि लरी वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। लरी का कोई, जैसे जैसे अ का दीर्घ क्या होगा? आ होगा, बोलो। ई का दीर्घ बड़ी ई, उ का दीर्घ बड़ा उ, और री का दीर्घ बड़ी री। लेकिन लरी का नहीं होता है, बल्कि ये लरी जो है ये बड़ी री में तब्दील हो जाती है। ये देखिए लिखा है लरी वर्ण का दीर्घ नहीं होता, अतः उसका सवर्णी री हो जाता है। अब समझ में आया नहीं? संक्षेप में का मतलब देखिए, शॉर्टकट में आप लोगों को जो मैं बताया वही बताया जा रहा है कि अक धन अक बराबर दीर्घ। अक माने, अब हम फिर लिखा भैया अ ई उ री और लरी, ठीक। और एकरे बाद फिर यही लिखा, और इन्हीं दोनों को मिला करके अ मिल करके आ ई मिल करके बड़ी ई, वैसे उ मिल करके बड़ा उ, और री मिल करके बड़ी री। आप समझ में आए नहीं? अक धन अक बराबर दीर्घ हो जाता है। कुछ समझ में आया? नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक आप लोगों को सारणी बना करके समझाने का प्रयास। अब देखा भाई जी करे ना समझ में आवत है, एके देखे तब कम से कम करे कुछ न कुछ तो अब गई करी। अब यही में कितना जने निदाहत है, नींद लग रहा है क्या जी? बताओ।
ये देखिए अकह का मतलब हो गया पूर्व वर्ण, पहले का वर्ण अगर कोई अक में से आ जाए, चाहे अ आए चाहे आ आए, चाहे ई आए चाहे ई, उ री 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 कोई भी आए, सवर्ण माने इसी के समान अगर कोई वर्ण आ जाए, जैसे अ धन अ बराबर क्या हो जाएगा आ, ई धन ई बराबर ई धन ई धन ई प्लस ई धन ई बराबर ई, चाहे ई हो चाहे ई हो, ई हो जाता है। अब समझ में आए नहीं? ये देखो अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि दीर्घ स्वर संधि में केवल 5 वर्ण ही आते हैं, क्योंकि अक लिख दिया गया है ना, तो अक में कौन कौन आते हैं बताओ? अक में अ ई उ री और री, यही 5 वर्ण आते हैं। अब देखिए इन्हीं में संधि कार्य होता है और किसी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। अब देखिए छोटा सा एक और यहाँ पे देखिए टॉपिक लिखा गया है, आप ध्यान समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल उदाहरण बताते हैं। ह्रस्व अ, देखिए ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व मतलब समझते हैं ना, जिन वर्णों में एक मात्रा का बोध होता है उसे ह्रस्व कहते हैं, और जिन वर्णों में ह्रस्व स्वर का 2 गुना 2 मात्रा का बोध होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ क्या है, ई क्या है, छोटी ई, छोटा ऊ, री और री, तो इसके कहने का मतलब ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल कितनी? 5। दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी? 8। कौन कौन? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ऊ नहीं होता, बड़ा ऊ होता है, और बड़ी री ए आई ओ आओ, ये कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है। समझ में आया? चलिए अब देखिए लिखा है ह्रस्व और दीर्घ का मिलना 4 प्रकार से होता है। जैसे पहला देखिए क्या है, अ आ, जैसे अद्य धन अपि अद्याप। चलिए इसी को हम लोग समझते हैं, अद्य धन अपि अद्याप, और आ धन आ, ये आ क्या है मालूम है? पहले शब्द के अंतिम में अगर आ जाए और दूसरे के पहले में अगर आ जाए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? आ हो जाता है। जैसे क्या लिखा है? विद्यालय। ठीक है, ऐसे ये भी समझिए, आ धन आ रहे दोनों मिलकर क्या हो जाता है? आ। जैसे हिम का अ और आलय का आ मिलकर के हिमालय बन गया। वैसे विद्याधनार्थी विद्यार्थी। अब आइए हम लोग अपने उदाहरण नंबर 1 पर चलते हैं। ये लिखे हैं नहीं आप लोग? अगर अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ। जैसे देखिए पहला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, बहुत ही सरल है। आप पढ़ क्या रहे हैं पहले ये बताइए? दीर्घ संधि कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ। पहला देखिए इसका हम बता रहे हैं आपको, जैसे देखिए लिखा है अद्य धन अपि। क्या लिखा है? अद्य धन अपि। इसी में संधि, इसका संधि करना है, ये विच्छेद है, इसी का आपको क्या करना है? संधि करना है। देखिए जब हम अद्य को यहाँ अद्य में से देखिए, ये अद्य, अद्य में अ छुपा है। क्या छिपा है? अ छुपा। अगर हम अद्य में से अ निकालेंगे तो द्य के नीचे क्या लगा देंगे? हलंत लगाना। हलंत का मतलब यह हो जाता है कि इसमें से स्वर हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम अ लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि द्य बना कैसे? द्य हलंत धन अ, एके और तोड़ सकत जाते। ध्यान दिया, ई द्य कैसे बना जानत है? द्य आधा द आधा य और पूरा अ, तब जाके का बना? द्य। समझ गया? अब देखो अद्य हो गया, इधर क्या कर दिए? अपि। अब देखिए पहले शब्द के अंतिम में हमें अ मिल गया और दूसरे के पहले में अ मिल गया। अब इन्हीं दोनों में देखिए संधि होगी कि नहीं होगी? इनसे नहीं मतलब है। अब अ मिल करके ये देखिए अ मिल के क्या होता है? बोलो आ। और इधर क्या हो गया? बोलो पी हो गया। हुआ कि नहीं? अब ये व्यंजन है, अब ये व्यंजन है ना, इसी व्यंजन में इस आ को हम ले जाकर रख देंगे। अब बन जाएगा, क्या जाएगा? अद्या, और इधर
पी, और दोनों को जोड़ दिए क्या बन गया? अद्यापि। ये आपका संधि। समझ आया कुछ? दीर्घ स्वर संधि में पहले शब्द के अंतिम में भी अ होता है। अ नहीं, 5 स्वर में से कोई एक आ जाए, अ ई उ री री कोई आ जाए, उसके बाद भी उसी के समान अगर वर्ण हो जाए तो क्या कहलाता है? अगर आपको समझ में आया तो आप लिखते चलिए, ठीक है, इसको लिखते चलिए। चलिए अब मैं आपको एक और बताता हूँ। जैसे अब हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? अ या आ के पश्चात अ या आ आए तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। जैसे एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए दूसरा में विद्या धन आलय, ठीक है। अब देखिए विद्या में क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। अब देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्या हलंत धन आ, और इधर क्या हो गया? बोलिए, आलय हो गया। अब देखिए विद्यालय, अब ये आ और आ दोनों का क्या कर दिए? मेल करा दिए। तो यहाँ देखिए लिखा है आ मिलके क्या हो जाते हैं? आ हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ हो गया और इधर लय हो गया, ठीक है। ये द्या में आ जोड़ दिए, अब क्या बन गया? विद्या, और इधर लय। समझ में आया? दोनों को जोड़ दिए क्या बन गया? विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। लिख लीजिए इसे। अब देखिए इसी के आधार पे आप लोगों को अगला बता रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखा है हिमधन आलय। क्या लिखा है? हिमधन आलय। इसी को जोड़ना है। जब हमें जोड़ना होता है तो क्या करते हैं? पहले शब्द के अंतिम को देखते हैं और दूसरे शब्द के पहले। कल आप लोगों को सरिया जोड़ना सिखाए थे। इसका यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से यहीं पे जोड़ता है। ऐसे ही हम भी पहले के अंतिम में और दूसरे के पहले में। तो इसका अंतिम हम खोजेंगे तो हिम का जब हलंत करेंगे तो क्या बचेगा? और इधर आलया हो गया ना। अब देखिए अंतिम इधर हो गया और ये पहला हो गया, इसी को जोड़ देंगे तो हिम और आ मिल करके क्या बन गया? आ बन गया, और इधर लया बन गया। अब इसमें जोड़ दिए क्या बन गया? हिमा, और इधर लया। अब दोनों जोड़ दिए हिमालय। कौन सी संधि हुई? सूत्र क्या है? संख्या क्या है? 101। याद रखना, सूत्र संख्या वो याद करे रहा एकदम। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे देखिए दे दिया गया दैत्य धन आरी। ध्यान दिया लड़कियों, दैत्य धन आरी। अब यही पढ़ाई में सब यही बनाना है। अब घबराने वाली बात नहीं है। हम संधि पहले शब्द के अंतिम तक जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पहले शब्द के अंतिम में जाएंगे तो हमें क्या मिला? अ मिला, और इधर अ मिला, यहीं पे बनेगा ए ऐसे। अब यहाँ पे देखिए दैत्य कर दिए और अ मिल के क्या बन गया? आ बन गया, यही ना? दैट, हाँ ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हम अरि लिख दिए, बन गया नहीं? अब देखिए इस व्यंजन में इस आ को ले जाकर के जोड़ दिए तो यहाँ क्या बन गया? दैत्या, और इधर अरि होगा? बोलो नहीं होगा। यहाँ पर भी नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों जुड़ गए थे ना। तो अब यहाँ पे री हो जाएगा और दोनों जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? दैत्यारिह। अब समझ में आए नहीं? ये दैत्यार में देखिए विसर्ग नहीं रहेगा, जबरदस्ती ठोक दिए हैं। चलिए अब आगे एक और बताते हैं, फिर उसके बाद हम ई वाले मैटर पे आते हैं। अभी हमके ई उ री री भी सिद्ध करना है ना। चलिए एक और देख लीजिए। जैसे देखिए लिखा है शस्त्र, क्या लिखा है? शस्त्रधन आगारह। एक बात आप लोग यह जानते रहिए कि दीर्घ स्वर संधि वही होती है जिनके पहले शब्द के अंतिम में जो स्वर होता है अ ई उ री री,
ना, उसी के आधार पर दूसरे शब्द के पहले वाले अक्षर में भी वही स्वर वर्ण होना चाहिए। जैसे देखिए शस्त्र धन आगारह है, अगर हम इसका विच्छेद करके इसको अंतिम वाले वर्ण को हम खोजना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शस्त्र, और जब त्र को हम आधा करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा। विशेष समझ में आ रहा है। फिर आगारह, अब देखिए इससे तो हमें मतलब है नहीं, अब कोई बताए इससे हमें मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले शब्द का अंतिम नहीं है। पहले शब्द के अंतिम अ को तो हम पहले ही निकाल लिया, निकाला ही नहीं। अब देखिए अ और ये दूसरे का पहला, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो आ, और इधर गारह। समझ में आया? ये शस्त्र व्यंजन, त्र व्यंजन में अ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बोलिए शस्त्रा, और इधर गारह। अब दोनों को मिलाकर के अब क्या बना दिया गया? शस्त्रा गारह। इसमें कौन सी संधि हुई? दीर्घ। समझिए, ये आपके दीर्घ स्वर संधि का पहला था। अ या आ के बाद अगर अ या आए तो दोनों मिल करके आ हो जाता है। ऐसा है, समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग इसी को हटा करके यहाँ पर अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे मालूम है? हाँ, ई या बड़ी ई के बाद अगर ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? बड़ी ई हो जाते हैं। देखिए जैसे लिखा है श्रीधन ईसा, ठीक। अब इसको कैसे हल करेंगे? श्रीधन ईसा कैसे सिद्ध करेंगे? तो आपको यह बताना होगा, पहले शब्द के अंतिम वाले अक्षर को हम देखेंगे और दूसरे के पहले वाले। तो आइए पहले के अंतिम में जब हम श्री को श्र कर देंगे तो इसमें बड़की ई निकल जाएगी। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे वह जान ले कि श्र हलंत धन बड़की ई बराबर श्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ईसा हो गया, ठीक। अब यहीं पे हमें पता चल गया कि पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का पहला, ये क्या हो गया? बड़ी ई यहाँ पे ना, और यहाँ पे क्या हो गया? श्र, और इधर क्या हो गया? स। इसमें जोड़ दिए, क्या बन गया? श्री, और इधर सह। अब ये क्या बन गया? श्री सह। समझ में आया? सरल है नहीं? आगे देखिए, अगला जैसे मान लीजिए आपको बता दें हम, मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र। अब इसी को बनाते हैं हम। देखो समझते भी रहो, आप लोग लिख रहे हो, समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? पहले शब्द के अंतिम में जो अक्षर आएगा वही अक्षर दूसरे के पहले में भी आएगा, तभी क्या होगा? तभी दीर्घ होगा। दीर्घ कब होगा? जब पहले के अंतिम में पांच में से अक के पांच में से कोई एक आए और दूसरे के पहले में उसी अक के पांच में से जो एक आया वही वाला वर्ण आए, तब दोनों मिल करके उसका दीर्घ हो जाता है, वही दीर्घ स्वर संधि का। जैसे देखिए मुनि के नी में क्या है? ई है, और इधर इंद्र है, तो पहले का अंतिम क्या हो गया? ई, और दूसरे का पहला ई। इसी दोनों को हमने जोड़ दिया, बन गया बड़की ई। बना भी नहीं? और इधर मुन हो गया और इधर इंद्र। अब इसमें जोड़ दिए, क्या बन गया? बड़ी ई हो गया ना, और इसमें जोड़ दिए इधर मुनीन्द्र। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। समझ में आया? सर उसमें मात्रा इसके का नीचे वाले कौन? ये देखिए पहले शब्द का अंतिम ई था सर, मात्रा ये जो सर पहले लिखे मुनिधन इंद्रा, मुनि देखिए वो हाँ, वही छोटी बता रहे हैं छोटी कि बड़ी हो गई। ये हाँ बता रहे हैं ना। देखिए मुनिधन इंद्रा था, ठीक है। मुनिधन इंद्रा जब हुआ तो मुनि न, देखिए न नी कैसे बना? सबसे पहले इसे जानते हैं, आधा न और छोटी ई,
ई नहीं, छोटी ई, तब जाकर के क्या बना, नी। अब इसी नी को हमने ऐसे कर दिया, किया नहीं किया, ये देखिए, इसको अगले वाले रूप में रख दिए तो ये इसका बाहर निकला है। इसलिए हमने इसको डिफाइन किया, डिटेल किया, क्योंकि हमें पहले शब्द के अंतिम तक जाना होता है। तो गए कि नहीं गए, और इसके बाद ई मिल गया, सवर्णे, सवर्ण हो गया कि नहीं, सवर्णी। फिर इन दोनों सवर्णों को जब हमने देखा तो अगर सवर्ण दोनों आपस में मिलते हैं तो उसका क्या हो जाता है, बोलो, दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ हुआ ना ई। अब इस न में ई ले जाकर के जोड़े तो छोटी न में छोटी ई से न में अब क्या हो गया, बड़ी ई हो गया, क्योंकि दीर्घ बनाना होता है। समझ गए कि नहीं? चलिए एक और एग्जांपल बता करके इसको भी हम सफा चट करते हैं। क्या करते हैं? हाँ हाँ, अगला देखिए, जैसे लिखा है कविधन इंद्र, कविधन इंद्र, ये बहुत सस्ता है, ये तो आप लोग भी लगा सकते हैं। लगाओ लगाओ जल्दी से। कविधन इंद्र को कोई इधर ताकेगा नहीं, मैं लिख रहा हूं। हो गया सर। अब देख लिए, ऐसे ही आप लोग बनाए होंगे, सरल है नहीं? देखिए कवि का पहले हमने वी का ऑपरेशन कर दिया। जब वी को हमने खंगाला, उसका डिटेल पता किया, तब हमें पता चला वी बना कैसे है। वह व्यंजन है और उसमें छोटकी ई लगी है। अगर बड़ी ई लगी होती तो वह में बड़ी हो जाती। तो वह को जब हमने, ध्यान दीजिएगा, इसको अलग अलग किया इसी वी को, तब हमने वह हलंत धन छोटी ई पाया। क्लियर? तो इसी को उठा करके ऐसे लिख दिए, वह हलंत छोटी ई। अब इधर देखिए इंद्र हो गया। अब छोटी ई और छोटी ई दोनों सवर्णी है, तो छोटी ई मिल करके क्या हो गई, बड़ी ई। और वह में बड़ी ई जोड़े तो यहाँ पे कवि इंद्र हो गया, और दोनों मिला करके कविंद्र। इसमें कौन सी संधि हुई? समझ में आया? अब आइए इसी के आधार पर यहाँ पे अब हम लोग या आ से आ मिला करके आ दीर्घ कैसे होता है ये जान गए। ई और ई मिल करके बड़ी ई कैसे होता है, दीर्घ ई कैसे होता है जान गए। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर ऊ या बोलो बड़ा ऊ आए तो दोनों मिल करके बड़ा ऊ अर्थात दीर्घ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अब आइए देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। जैसे देखिए लिखा है, पहला देखिए लिखा है जैसे भानुधन उदय। क्या लिखा है? बोलो, भानुधन उदय। क्या लिखा है? अब इसको देखने से ही पता चल जा रहा है, पहले के अंतिम में ऊ है, दूसरे के पहले में ऊ है, दोनों सवर्ण है। इसलिए जहाँ पे सवर्ण हो जाते हैं कौन सी संधि कहलाती है? दीर्घ स्वर संधि। ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए हम लिख रहे हैं, आप लोगों को आ रहा है, आ रहा है नहीं? और इधर क्या कर दिए? उदया। सूरज समझ में आ रहा है? अब ये देखिए भान, इससे मतलब नहीं है, अब ऊ और ऊ दोनों मिल करके क्या हो गया? बड़ा ऊ। और इधर दया हो गया और इसमें ले जाके जोड़ दिए, क्या बन गया? भानु। अब यही छोटा ऊ का क्या हो गया? दीर्घ हो गया, बड़ा ऊ। और इधर क्या हो गया? दया। और दोनों को भैया जोड़ दिए तो क्या बन गया फाइनल में? भानु दया। कौन सा संधि हुआ? दीर्घ स्वर संधि। समझ में आया? चलिए अब अगला बताते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए साधुधन उत्तम, साधुधन, चलिए इसको लगाइए, साधुधन उत्तम। फटाफट लगाओ अगर आ गया है तो। साधुधन उत्तम, इसी का हमें दीर्घ बनाना है। बनाओ जल्दी से, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है।
ऐसे ही लगाए हैं, एक भी स्टेप छूटा नहीं। अगर आपका एक कोई स्टेप नहीं छूटा है तो आपको आ गया। ये देखिए साधु में ऊ है और इधर दूसरे शब्द के पहले में भी ऊ है, दोनों सवर्ण हुए कि नहीं? और जहां पर सवर्ण होता है कौन सी संधि होती है? सूत्र क्या है? अकासवर्णे दीर्घ। आपके बाद कोई सवर्ण आए तो दोनों का क्या हो जाता है? आपके ऊ आया, उसके बाद उसी का सवर्ण ऊ आया, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ में तब्दील हो गए। परिणित हुए कि नहीं? यहाँ पे साधु का यहाँ पे साधु हो गया, अधिकतम जोड़ करके साधुतम बोले तो बोलो आ गया। आगे बढ़े, चलिए अब मैं आपको अगला और अंतिम बताता हूँ। हाँ भैया, री के बाद अगर बड़ी री के बाद अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बड़ी री। जैसे यार हमारा हवाई एकदम उठा रही है, डस्टर नहीं हुआ सारा कड़ मिटावा था ना। अब जैसे देखिए क्या दिया गया, क्या? मातृधन ऋणम। क्या है? मातृधन ऋणम पहला, और दूसरा आपका है जैसे होत्री धन ऋकार। चलिए एक आप लगाइए, एक हम लगाते हैं, ठीक है? कौन मैं लगाऊं बताओ? पहला वाला चलिए मैं लगा दूं, दूसरा आप लोग लगाइए। ठीक, अब ये होत्रिकारा देख लीजिए, होत कर देंगे तो क्या बच जाएगा? री बचेगा, और इधर हो गया आपका ऋणम। ठीक, अब यहाँ पे होत और री का सवर्णी री है, तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? बोलो। हाँ, और इधर अड़म। अब ये हमारा लगे जोड़ दे, अच्छा चला भला देखा तो गया। हाँ मजे देखा जा गया मोहिन। और इधर हो गया क्या? 12, और दोनों को जोड़ दिए होत्रिकारा। होत्रिकारा में कौन सी संधि? दीर्घ। अब मैं आपको एक क्लू बता देता हूँ। क्लू माने पहचानने का तरीका। किसी शब्द को आप देखें तो घबराएं न कि क्या इसमें संधि है। अगर तुम्हें सबके अबो कुछ ना समझ में आए हो तो लास्ट एकदम देखा ब्रह्मास्त्र तो सब बताओ। एक लिख लेत गया, एक लिख लेत जा। चलिए जैसे देखिए, अगर कह दिया गया, ध्यान से लड़कियों देखा, कविंद्र, ठीक है, रविंद्र ना, ध्यान देना। फिर उसके बाद आपका जैसे श्रीशाह, क्या हो गया? श्रीशाह। फिर उसके बाद आपका जैसे बोलो, हाँ, भानुदया, भानुदया, हम जोड़ करके बता रहे हैं ना, संधि बता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए गुरुपदेशा, ठीक है। अब देखा
विद्यालय, छात्रालय या छात्रा बोला, वास, और देखा भोजनालय, होगा कि नहीं, सचिवालय, और एक देखा शौचालय, देखा शौचालय। अब ध्यान दो, शौचालय समझ गए। देखिए कवींद्र में देखो बड़ी ई मिला, रविंद्र में, श्रीश में, भानु में, गुरु में, विद्या में, छात्रालय में, छात्रावास, भोजना, सचिवालय, शौचालय, सब में देखिए बड़ा बड़ा दीर्घ 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 बोले तो कौन संधि, यह कौन से बता देते हैं, शौचालय। अब अच्छा चलो ठीक बात, विच्छेद अभी तक तो आपने विच्छेद संधि का, विच्छेद का संधि किया था। अब आइए इसका जो है ना संधि का विच्छेद करते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम। ये शौचालय है, चलिए सौ, देखो ध्यान देना, 100 च हलंत कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, आ बचेगा, और इधर क्या हो गया, लया हो गया। ठीक है, अब देखिए 100 च और आ मिलकर कैसे बनता है, अधन आ, और इधर लया, समझ गया। अब देखा ये में जोड़ देवे क्या बन जाए, शौच, और इधर में जोड़ दिया था एक बिना कहा था शौचा, देखा शौचालय का विच्छेद करे क्या बन गया, शौच धन आलय। अब एक एक तौल लेवा जाए, कई सत्यवाग ना है, अब यही से मिला ले। अब अगर 100 च हलंत करवे तो का बच जाए, अ बच जाए, बोलते हैं ना। अब इधर आलय हो गया, अब देखा सवर्णी हो गया, भाग ना है। अब जब सवर्ण हो जाए तो दोनों दीर्घ हो जाए, यहाँ का ये दीर्घ और इधर दीर्घ आ हो गया ना। अब ये च व्यंजन में आ जोड़ देंगे तो क्या बन गया, मोइन बोला शौचा, और इधर लया, दोनों जोड़ दिया शौचा। तू विच्छेद से संधि जान गया, और संधि से विच्छेद जान गया, जाना ही ना। चाहे ऊपर से जिसे में रहते ना गुरुजी कौन सवाल बताओ थे, कौन आंसर से सवाल बताओ थे, ऊपर चलाओ थे, कौन ऊपर से, वैसे यह हुआ है समझ का फेर बस। बताओ किसको नहीं समझ में आया, दीर्घ स्वर संधि समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलिए मैं गृह कार्य दे रहा हूँ, लिख लीजिए इसको, आप लोग जो है घर से लिख के लाइएगा, ठीक, लिख ले जा, बोले लिखिए। पुस्तक धन आलय, ठीक है, अच्छा पुस्तक है, अब हो गया नहीं, पुस्तक धन आलय, ठीक। फिर उसके बाद लिख लीजिए तत्र धन अयम, क्या, तत्र धन अयम। अगला कपि धन ईश, अगर लिख करके आप लाएंगे तो हम समझ जाएंगे, आ जा रहा है। गौरी धन ईश, ठीक। फिर उसके बाद लिख लीजिए साधु धन उक्तम। ये तो है सबके वैसे ही आवत हुए, लेकिन एक निगमन पूर्वक हल कई के लेके आवत जाए, ठीक है। हाँ चेक करेंगे। विदु धन उदय, विदु धन उदय, एक दो इतना बहुत बात, इतना कुछ में कहीं जाओ जाओ बहुत रहे। तो आज आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि आज की कक्षा में पढ़ाई गई है। पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया?
बहुत अच्छे से आया ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ ना? चलिए, कल की कक्षा में आप लोग अगले सूत्र के लिए तैयार रहिएगा। नाम क्या है? गुण स्वर संधि। सूत्र क्या है? आर गुणा। सूत्र संख्या क्या है? 6 1 का मतलब पाणिनि के अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के पहले खंड का 87वां सूत्र है। सूत्र का नाम क्या है? आद गुणा। किसका सूत्र है? गुण स्वर संधि। कब पढ़नी है? कल पढ़नी है, इसी समय पर। ठीक है, चलिए तब तक सब लोगों को